Welcome back, students. We are still continuing with why I am not a Hindu. This will hopefully be the culminating video of this lesson. The Brahmin Banyas think that their non productive ritualistic life is great, and the Dalit Bahujan non ritualistic working life is mean. अब जो ब्राह्मण बनिया हैं उनकी जो सोच है वो ऐसी है कि हालांकि वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, यानी कोई भी रचनात्मक कार्य वो नहीं कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक लाइफ है उनकी कि उठना, वेदों का पाठ करना, नित्य क्रियाएं करना, देवों के आगे घंटी बजाना, दीप जलाना करते, एक्चुअली प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, वो एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। और दलित बहुजन जो नॉन रिचुअलिस्टिक वर्किंग लाइफ है वो घटिया है, अपनी को वो बढ़िया मानते हैं कि वो श्रेष्ठ लाइफ है जिसमें सिर्फ पूजा पाठ और क्रियाकलाप हैं। और दलित जो रिचुअलिस्टिक तो नहीं है लेकिन मेहनत कश है, उसकी ज़िंदगी मीन है या गंदी है या नीच है या तुच्छ है। दिस philosophical makeup molds the child population of these two communities differently. और यही फ़िलॉसफ़ी जो है, यही फ़लसफ़ा जो उनकी व्यक्तित्व का है, वही मोड़ देता है, मोल्ड कर लेता है, यानी शेप देता है हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन को। इन दो कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं इसीलिए वो अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। The Brahmin Baniya upper caste children think that they are the greater race and that they are better bred. ब्राह्मण बनिया जो उच्च कोटि के बच्चे हैं, उस समाज के जो बच्चे हैं, उस कास्ट में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि तुम बेहतर हो, कि तुम ग्रेटर रेस हो, और ये कि तुम्हारा जो ब्रीडिंग ही है अच्छा है, तुम जन्म से ही एक उच्च कोटि में पैदा हुए हो, इसलिए तुम बाकी लोगों से ऊंचे हो, बेहतर हो। All this was proclaimed so consistently that it went into our psyches as if it might be true. और ये इतनी बार 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 बताया गया है लगातार। कोई एक कहते हैं ना, एक झूठ को भी 20 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। तो इतनी कंसिस्टेंटली कि बिना रुके इसको प्रोक्लेम किया गया है, इन बच्चों के दिमाग में, मस्तिष्क में घुसाया गया है कि वो इसको सच मान बैठे हैं। Thus, Brahmanism consolidated its own socio-cultural position in society. और इसी तरीके से ब्राह्मणों ने जो है वो अपनी सत्ता स्थापित करी समाज पर, एक सोशियो कल्चरल पोजीशन बनाई कि हम बेहतर हैं। Since our parents have been denied education, which alone could have enabled them to assess their own position realistically, whatever social status the Brahmin parading as an gurus assigned to our parents, they passed on to us. और क्योंकि ब्राह्मणों ने शिक्षा को अपने तक ही सीमित रख लिया, उन्होंने दलित समाज को शिक्षा मिलने ही नहीं दी, तो हमारे जो पूर्वज थे, यानी दलितों के जो पेरेंट्स पूर्वज थे, उनको क्योंकि एजुकेशन नहीं मिली तो उन्हें, और एजुकेशन ही वो चीज़ थी जिससे वो अपने आप को जान पाते, समझ पाते, या अपनी पोजीशन को रियलिस्टिकली, वास्तविकता उसकी जान पाते कि सोशल स्टेटस क्या है, ब्राह्मण क्या हैं, हम क्या हैं, या हम सारे ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं और सब एक हैं। ये सब चीज़ें आती कहाँ से? ये पढ़ाई से आती, एजुकेशन से आती। एजुकेशन इन तक पहुँचने नहीं दी गई, इन्हें एजुकेशन तक पहुँचने नहीं दी गया, इसलिए जो कुछ भी ब्राह्मण इन्हें बताते गए, जो गुरु बन के वो बैठ गए, वेदों का ज्ञान उन्हें था इसलिए वो श्रेष्ठ बन गए, और उन्होंने जो भी काम हमारे पेरेंट्स को सौंपा वो उसी को सच मानते चले गए कि हाँ, हमारा यही रोल है समाज में, हमारा यही शायद अस्तित्व है। और वो वही चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया कि ब्राह्मण बेहतर है, ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण माई बाप है, वो ज्ञानी है, इसलिए जो वो कहे, जैसा वो कहे वैसा करना ही हमारा डेस्टिनी है या हमारा कर्तव्य है। Right from childhood, in spite of the fact that we had such great skills, we remained defeated. और इसलिए बचपन से ही, हालांकि हमारे अंदर बहुत कलाएं हैं, स्किल्स हैं, हम बहुत दक्ष हैं बहुत से कामों में, फिर भी हम ही दब दब के रहे। Once Brahmanism had unnerved human beings who were so much mightier and powerful, the diffidence was passed on from generation to generation. और जब ब्राह्मणिज्म जो है, ब्राह्मणवाद जो है, इतना
हावी हो गया इंसान पर, ह्यूमन पे, यानी मानववाद पे ब्राह्मणवाद हावी हो गया, तो हु वर सो मच माइटियर एंड पावरफुल, क्योंकि इंसानियत तो डेफिनेटली ब्राह्मणिज्म से काफ़ी ऊंची थी, लेकिन वो इस पर हावी होते चले गए और डिफिडेंस जो थी, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो पास ऑन होता चला गया जनरेशन से जनरेशन, और ब्राह्मणवाद बढ़ता चला गया. द होल लॉट ऑफ अस, द होल दलित बहुजन पॉपुलेशन वर मेड टू सी थिंग्स अपसाइड डाउन. और इसी तरीके से दलित लोगों को दबाते चले गए. वो पॉपुलेशन हालांकि स्किल्ड थी, सारे काम काज वही करते थे, फिर भी उनका दमन होता चला गया. ब्राह्मण बड़ा से बड़ा होता चला गया और दलित दबता चला गया. Brahmin Baniya temples were not only far from us, but the gods sitting and sleeping in those temples were basically set against us. ब्राह्मण बनिया जो मंदिर बनाते थे वो भी ऐसा नहीं कि हमसे दूर था, बल्कि वहाँ उन मंदिरों में बैठे भगवान भी ऐसा लगता था कि बैठे सोते जो ईश्वर हैं वो भी बेसिकली दलित के खिलाफ हैं. देयर वर ब्राह्मण बनिया हाउसेज विद इन आवर विलेजेस, बट द वेरी सेम हाउसेज बिल्ट अप अ कल्चर इनिमिकेबल टू आवर्स. ऐसा तो ब्राह्मण बनिया के घर हमारे गाँव में भी होते थे, लेकिन उन्हीं घरों में वो कल्चर अलग था, हमसे भिन्न था. द ब्राह्मण बनियाज वॉकड ओवर द कॉप्सेस ऑफ अ कल्चर. और ब्राह्मण बनिया हमारे कल्चर के या हमारे रीति रिवाजों के, समाज के लाशों पर से चलते चले गए. दे वर द ग्लटन्स वाइल आवर पेरेंट्स वर द पुअर स्टार्विंग पीपल प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग फॉर द अदर्स कंफर्ट. वो ऐसे थे जिनका पेट ही नहीं भरता था, जो नॉन स्टॉप सिर्फ लेना ही लेना जानते थे, जबकि हमारे जो पूर्वज थे या माता पिता थे वो गरीब भूखे लोग ऐसे थे जो सिर्फ पैदा करते थे. किसके लिए? उस दूसरे के कंफर्ट के लिए. वो दूसरा ब्राह्मण. Their children were the most unskilled gluttons, whereas our children were the contributors to the national economy itself. इसी तरीके से ब्राह्मणों के बच्चे भी वैसे ही हुए, अनस्किल्ड. कोई कला उन्होंने नहीं सीखी, वेदों के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं था, इसलिए वो भी ग्लटन्स. ग्लटन कहते हैं उसको जो बहुत पेटू होता है, जो लालच से भरा होता है और ठूस ठूस कर खाता है. तो यहाँ पे ये ग्लटन्स हैं कि करते कुछ नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को चूस रहे हैं. किसको चूस रहे हैं? उस दलित को जो एक्चुअली स्किल्ड है और देश की इकोनॉमी में सहयोग दे रहा है. Their notion of life was unworthy of life itself, but they repeatedly told our parents that we were the most useless people. उनका जो ज़िंदगी जीने का तरीका ही था वो बहुत गलत था. अनवर्दी ऑफ लाइफ इटसेल्फ, वो तो जीने के हकदार ही नहीं थे, क्योंकि वो कोई भी कर्म खुद तो करते ही नहीं थे. सब उनके लिए साफ़ सफाई करने वाला कोई और, खाना पकाने वाला कोई और, उनके घर मकान बनाने वाला कोई और. वो केवल बैठकर उनमें मंत्रों का जाप करते थे और फिर भी खुद श्रेष्ठ माने जाते थे. दे रिपीटेडली, बार बार उन्होंने हमारे पेरेंट्स को यही बताया कि तुम लोग नाकारा हो, किसी काम के नहीं हो, तुम इसी लायक हो, तुम सिर्फ सेवा करने के लिए बने हो. हैविंग गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ, having acquired the education that enabled us to see a wider world, when we reflect upon our childhood and its processes, it is nothing but anger and anguish which keep burning in our hearts. और इसीलिए जब ज़िंदगी के इन विभिन्न दौर से मैं गुज़र चुका हूँ और सारी एजुकेशन आज मेरे पास है, मैंने खूब अपने आप को पढ़ाया है, अपने आप को सक्षम बनाया है इस पूरे विशाल संसार को देखने के लिए, सब जगह घूमा हूँ, देखा है, स्टडी किया है. और अब जब मैं विचार करता हूँ, रिफ़्लेक्ट करता हूँ अपने बचपन पे या उसकी सारी प्रक्रियाओं पे कि क्या क्या मेरे बचपन में मैंने देखा, सहा, अपने आसपास देखा, तो मेरा मन केवल गुस्से से, क्रोध से ही भरा अपने आप को पाता हूँ. मेरे अंदर एक एंग्विश की लौ जल रही है, एक आग सी जलती महसूस में करता हूँ. तो ये जो लेख हमने आज पढ़ा, ये हम देख रहे हैं कि कांचा इलाया जो हैं वो दलित समाज के एक नुमाइंदे हैं और उन्हें ये इस चीज़ का बहुत एहसास है कि सदियों से ब्राह्मणों ने दलितों को दबाया है. और
इस चीज़ का, उस दमन का विरोध वो करते हैं। तो उनके दिल में इसलिए आज अपना बचपन जब याद करते हैं तो रोष और गुस्सा और उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। अब देखो, यहाँ पाठ तो ख़त्म हमने कर लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो हर लेसन के पीछे आपके पास एक ग्लॉसरी होती है जिसमें कुछ शब्द होते हैं जो लेखक मानता है कि आपके लिए कठिन रहे होंगे पढ़ते समय। उनको एक्सप्लेन उसने ज़रूर किया है आपके लिए। मेन स्ट्रीम जो होता है वो यानी ज़िंदगी की मुख्य धारा होती है, यानी एक ज़िंदगी जीने का तरीका होता है जिसमें हमारे कुछ विचार होते हैं और जो ज़्यादातर बहुमत एक्सेप्ट करता है, उसी को हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। क्रिटिक होती है एक रिपोर्ट, यानी किसी आंदोलन की या किसी व्यक्ति के काम की, विच ऑल्सो एग्जामिन्स एंड जजेस यूजुअली नेगेटिवली। ज़्यादातर ये दोष ढूंढने का ही काम करते हैं क्रिटिक्स जो होते हैं। यूलोजाइज कहते हैं किसी की तारीफ़ करने की को, बहुत अधिक तारीफ़ करने को। ज़्यादातर नोशनल होता है, यानी एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया नॉट इन रियलिटी। नोशनल जो वास्तविकता में है ही नहीं। अब अगर हम प्रश्नों पर आएँ तो जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से डिस्कशंस के लिए ओपन होनी चाहिए, वो देखो, पहला तो यही है कि इट इज़ कस्टमरी टू स्पीक ऑफ इंग्लिश as an alien language and the culture represented in English textbooks as one which is incomprehensible to Indian students. How does the essayist here extend this argument and include Indian languages, in this case Telugu, and their textbooks in the alienating effort? अगर आप देखेंगे तो आप क्लोजली अगर पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को मान जाएंगे कि इस पूरे लेसन में, इस एसे में हम देखते हैं कि केवल अंग्रेज़ी ही एलियन भाषा नहीं है। एलियन भाषा का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दूसरे टेक्स्ट बुक्स में, यहाँ दूसरी हिंदू भाषाएं भी हैं जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ही, यानी हर भारतीय भाषा नहीं जानता। जैसे मैं तेलुगु नहीं जानती, मैं अंग्रेज़ी समझती हूँ लेकिन तेलुगु नहीं समझती, तो मेरे लिए तेलुगु का डिफ़िकल्टी लेवल अंग्रेज़ी से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई तेलुगु समझता हो लेकिन अंग्रेज़ी ना समझता हो, उसके लिए अंग्रेज़ी का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। तो हमारे ही देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी भाषाओं का लिटरेचर है कि कोई ना कोई भाषा तो किसी न किसी के लिए डिफ़िकल्ट है ही। तो इसी डिस्कशन की बात उसने यहाँ पे उठाई है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट की चर्चा आप कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप क्लोजली देखेंगे तो व्हाट ही सेज अबाउट द काइंड्स ऑफ लेसन्स दैट आर इंक्लूडेड इन तेलुगु टेक्स्ट बुक्स, देयर कैरेक्टर्स एंड देयर वैल्यूज़, इनका जिक्र आप कर सकते हैं इसके जवाब में। यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू कनेक्ट दिस टू दया पवार्स पोएम ओ ग्रेट पोएट। हम पहले पढ़ चुके हैं इस कविता को, दया पवार ने जो लिखी थी ओ ग्रेट पोएट, वेर ही टॉक्स अबाउट हाउ ओनली सर्टन टॉपिक्स आर रिटन अबाउट वाइल अदर टॉपिक्स टाइप्स ऑफ हीरोइज्म्स आर ग्लॉस्ड ओवर। उसमें दया पवार ने भी बात की है कि कैसे कुछ चुने हुए विषय हैं जिन पर लिखा जाता है, उसी को ग्रेट माना जाता है, बाकियों को आम माना जाता है। दूसरा विषय जो डिस्कशन का हो सकता है, जिस पे प्रश्न भी बन सकता है, वो है हाउ इज़ इलायाज क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुत्व अ क्रिटिक ऑफ जेंडर रोल्स एंड द आइडियलाइजेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ फैमिलियल बिहेवियर। इलाया ने जो क्रिटिक दी है ब्राह्मणिकल हिंदुत्व की, क्या वो जेंडर रोल्स की क्रिटिक है या आइडलिज्म है, किसका, कुछ विशेष तौर के फैमिलियल बिहेवियर्स यानी पारिवारिक रिश्तों का, पारिवारिक व्यवहार का। अगर इसको आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज द वे इन विच द ऑथर ड्रॉज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ ही हैज़ सीन इन हिज कम्युनिटी एंड यूजेज दीज एग्जाम्पल्स टू चैलेंज डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग। जो आम धारणा है, इसमें हम बात कर सकते हैं औरत और पुरुष की समाज में जो स्थिति है उसकी, और कैसे ब्राह्मणिकल समाज के क्या आइडियल्स हैं और दलित समाज के कैसे उनके ठीक विपरीत आइडियल्स हैं, कैसे महिला का क्या रोल है समाज में, महिला की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, कैसा उसका स्थान है, क्या उसका इज़्ज़त है समाज में। इन सब चीज़ों की बात आप कर सकते हैं। कैसे मरने के बाद पत्नी को सती होना पड़ता है हिंदुओं के हिसाब से, जबकि कहीं पे भी उनकी टेक्स्ट बुक्स में आप ना तो विधवा समाज देख रहे हो, ना कोई विधवा का स्ट्रगल दिखाते हो कि कैसे अकेले जीवन यापन उसने किया, कैसे अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, कुछ लायक बनाया, कैसी स्ट्रगल रही उसकी, या कैसे उसने एक नाकारा पति को छोड़ के, पेरेंट्स ने अगर देखा तो उसके लिए दूसरे पति का तलाश की।
जो कि बहुजन समाज में होता था। तो ये सारी चर्चाएं हम यहाँ पर कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तीसरा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो रिलीजन और वैल्यूज़ का है। रिलीजन एंड द वैल्यूज़ दैट द लाइव्स ऑफ द गॉड्स टीच अस क्रूशल टू एनी कल्चर एंड इट्स प्रोपोगेशन। हम अक्सर देखते हैं कि रिलीजन में वैल्यूज़ जो हम अपने देवताओं को फॉलो करते हुए देखते हैं वही हमारे लिए क्रूशल हो जाती हैं। हम फॉलो करते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो राम जैसा वर होना चाहिए। सीता जो सती हो गई वो बहुत है, जिसने अग्नि परीक्षाएं दी वो आइडियल है महिलाओं के लिए। तो ये प्रोपोगेशन इजी है। जैसे देवी देवताओं का है, ऐसे ही मेरा मानना है कि फिल्म स्टार्स का भी है। तो हम आज के दौर में फिल्म्स देखकर या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बहुत कुछ करते हैं, सीखते हैं, फॉलो करते हैं। फैशन हो चाहे आइडियलिज़म हो, कुछ भी हो, सोच जो है कि आज़ादी का मतलब क्या है, वेस्टर्न आउटफिट्स हम फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो प्रोपोगेशन आसान है, यानी देवताओं को फॉलो करना आसान है। एग्जामिन द डिटेल्ड एंड इंसेसिव मैनर इन विच इलाया प्रेजेंट्स द गॉड्स ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द गॉड्स ऑफ द दलित्स एज बीइंग टोटली अनलाइक ईच अदर। और हम यहाँ देख रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहा है एग्जामिनर जो है, वो चाहता है कि आप दोनों का परीक्षा निरीक्षण करें, किस किस्म के हैं कि ब्राह्मण के देवता और दलित के देवता, और क्यों वो भिन्न हैं और क्यों वो एक से हैं, किस किस काम में। और इसमें फोकस जो है वो कैसा होना चाहिए आपका? द फोकस इज़ नॉट सो मच ऑन द गॉड्स देमसेल्व्स बट ऑन देयर टीचिंग्स विच फॉस्टर सर्टन मोड्स ऑफ लिविंग एंड सर्टन वर्ल्ड व्यूज़। ये फोकस आपको इस पे नहीं करना है कि देवता कैसे हैं, कि गरीब के देवता, दलित के देवता या उसके देवता, ब्राह्मण के देवता, नहीं। आपका फोकस होना चाहिए कि वो क्या सिखा रहे हैं, यानी दलित को क्या सिखाया जा रहा है देवताओं के माध्यम से और ब्राह्मण को क्या सिखाया जा रहा है देवताओं के माध्यम से। थिंक ऑफ द वेज इन विच इलाया कंसिडर्स द फंक्शंस ऑफ द गॉड्स एंड देयर एक्टिविटीज़ विच आर देन कंसिडर्ड मॉडल्स टू बी फॉलोड। आप उनके फंक्शंस की बात करें कि इलाया का मतलब देवताओं का होना क्यों आवश्यक है, उनका होना क्या पर्पस सॉल्व करता है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बेहतर दे पाएंगे। आखिरी जो डिस्कशन का टॉपिक है इस एसे से वो है कि जब आप इस एसे को पढ़ें, व्हेन रीडिंग दिस एसे, इज इट पॉसिबल टू से दैट इलाया सेट्स द दलित्स इन ऑपोजिशन टू द फोर्सेस ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुत्व ओनली? Or is it that he posits the Dalits as being a separate entity, not easily to be related to any other ideological group? What purpose is served by isolating the Dalit in this fashion? ये कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है इस ऐसे को पढ़ने के बाद कि क्या पॉसिबल है कि इलाया दलितों को ऑपोजिशन में भेज रहा है सिर्फ ब्राह्मणिकल हिंदुत्व के, या वो चाहता है कि दलित अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी बन के उभरे और जो कि दूसरे आदर्शवादी ग्रुप्स से भिन्न हो, अपने आप को उनसे रिलेट भी कर सके लेकिन अलग हट के निकल सके। व्हाट पर्पस, इसका प्रयोजन क्या होगा, इससे क्या हासिल होगा अगर हम दलित को आइसोलेट कर दें इस तरीके से? तो इसके जवाब में आप देख सकते हैं सेक्शंस जहां इलाया बात करता है एथीस्ट और कम्युनिस्ट की। See the sections where Elia talks about atheists and communists, and also the long drawn out critique of Hinduism and the differences he focuses on. What action does Elia consider essential and how is it consequent upon being different? Elia क्या कोशिश करता है, क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए और कैसे आप इस पर विजय प्राप्त करेंगे? हाउ विल यू मेक इट डिफरेंट, अलग कैसे करेंगे, इसको भिन्न कैसे करेंगे? तो इस पर अगर आप गौर करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी एस्से में से हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के लिए भी स्वयं को तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आप इन्हें अच्छे से सुनेंगे। टेक्स्ट सामने आपके आ रहा है, अगर आपको टेक्स्ट अवेलेबल ना भी हो तो आप इनसे पढ़कर, जो इसके अलावा जो पीडीएफ्स मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रही हूँ उनको देखकर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी से तैयारियाँ कर रहे हैं। और मैं अभी भी आप लोगों के
क्वेरीज़ का इंतज़ार करती हूँ अपने प्राइवेट नंबर पर। आप चाहें कभी भी किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी शंका या कोई प्रश्न जागता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी। थैंक यू।